डीमन स्लेयर में हर हाशिरा की अपनी एक कहानी और यही कहानी उन्हें एक वॉरियर नहीं लेजेंड बनाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हाशिरा की जिसके पास है सबसे अनप्रेडिक्टेबल ब्रीदिंग स्टाइल, सरपेंट ब्रीदिंग। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओबनाई इगोरो की। उसकी कहानी मांगा में जितनी ट्रेजिक है उतनी इंस्पायरिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका ये सफर, कैसे वो एक हाशिरा बना और सबसे यूनिक ब्रीदिंग स्टाइल अपनाया। ओबनाई का जन्म एक कष्ट फैमिली में हुआ था। उसका खानदान एक स्नेक डीमन की सेवा करता था। सोचो, अपने खून के लोग इंसानों को कुर्बानी के तौर पर चाहते थे ताकि वो डीमन उन्हें मार ना दे। और उस डीमन का टेस्ट सिंपल नहीं था, उसे चाहिए थे खास बच्चे। और ओबन आया और उसकी खास हाइड्रोक्रोमेटिक आंखें और रेयर स्टिप्ड माउथ ने उसे एक ऑफरिंग बना दिया। मतलब उसका पूरा बचपन एक कैद खाने में गुजरा, एक डार्क सेल, बिना रोशनी, बिना फ्रीडम के। उसके लिए दुनिया में मतलब था स्नेक डीमन का खाना बनना। लेकिन सिर्फ कैप्टिविटी नहीं, उस स्नेक डीमन ने ओबनाई का फेस तक कट कर दिया ताकि वो उसके या सिमिलर दिख सके और उसके टेस्ट के लिए बेस्ट रहे। ये सोच के ही रूह कांप जाती है। ये अपने फैमिली के लोगों ने ही तुम्हें एक मॉन्स्टर के लिए कैद करके और उसको मील के लिए ऑफर किया। ओबनाई की जिंदगी में सिर्फ दर्द, भूख और अंधेरा था, लेकिन मांगना ने एक चीज क्लियर कर दी। इस नाइटमेयर के बावजूद भी उसके अंदर एक फ्लेम थी, एक होप और सर्वाइव करने की फ्लेम। 12 साल की उम्र में जब ओबनाई को पहली बार मालूम चला कि उसे इस स्नेक डीमन के लिए कैद करके रखा गया है, तब वो अंदर बिल्कुल टूट गया। तब उसकी एक कजन ने उसकी हेल्प की वहाँ से एस्केप करने में। ओबनाई ने एक हेयर पिन की हेल्प से अपने कैद खाने की बगल वाली बॉल को खींचना चालू किया और उसे तोड़ के भागने की ट्राई करने की कोशिश करने लगा और किसी तरह से वहाँ से सक्सेसफुली एस्केप कर गया। जब स्नेक डीमन की ये बात मालूम चली तब उसने ओबनाई की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। और यही मोमेंट ओबनाई की जिंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट बन गया। जब ओबनाई वहाँ से सक्सेसफुली एस्केप कर जाता है तब उसकी हेल्प करते हैं रेंगोकू फादर, शिनजिरो रेंगोकू। वहाँ से ओबनाई डिसाइड करता है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करेगा और उसने मास्टर किया एक नया ब्रीदिंग स्टाइल, सरपेंट ब्रीदिंग। एकदम अनप्रिडिक्टेबल, डेडली और ट्विस्टेड, ये बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। जब वो लड़ता था तो बिल्कुल स्नेक की तरह, बिल्कुल डेडली, काम एंड प्रिसाइज और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। ओबनाई ने अपने पेन को अपना स्ट्रेंथ बना लिया और यही रीजन है कि ओबनाई ज्यादा बातचीत नहीं करता है और लोगों से घुलता मिलता नहीं है और उसकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन होता है। मित्सुरी। हमें मांगा में ओबनाई का एक और साइड दिखाया जाता है। ओबनाई जितना कोल्ड, एंग्री और स्ट्रिक्ट लगता है वैसा वो है नहीं, खासकर मित्सुरी के सामने। मित्सुरी हमारी लव हाशिरा। ओबनाई उसे दिल से चाहता है। उसकी मासूम हंसी, उसकी पॉजिटिविटी उसके लिए नई रोशनी की तरह थी। लेकिन वो अपना प्यार तभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि उसका गिल्ट उसे हमेशा उसकी पास्ट की याद दिलाता है। उसकी वजह से उसका पूरा परिवार, खानदान खत्म हो गया और इसी रीजन की वजह से वो खुद को कर्स्ड और मित्सुरी के लिए वो खुद को अनपरफेक्ट मानता है। मांगा के क्लाइमैक्स में जब ओबनाई और मित्सुरी वुजान से लड़ते वक्त हमें उनका असली बॉन्ड दिखाई देता है। दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना ह्यूमैनिटी के लड़ते हैं और उस वक्त हमें ओबनाई की सबसे बड़ी ख्वाहिश बनाई जाती है कि अगले जन्म में ओबनाई और मित्सुरी एक आम इंसान बने जहाँ ना डीमन ना कोई गिल्ट हो, सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी और नॉर्मल प्यार हो। ये लाइंस मांगा रीडर से दिल में नहीं, हर फैन के दिल में छाप छोड़ गई। ओबनाई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका पार्ट उसे तोड़ सकता था, लेकिन उसने उसे अपनी ताकत बना ली। वो सिर्फ एक हाशिया नहीं था, वो एक ट्रेजिक हीरो था। इसका दिन मित्सुरी के लिए हमेशा धड़कता था। आपको क्या लगता है, अगर ओबनाई एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ होता क्या वो इतना पावरफुल और आइकॉनिक बन पाता? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।